और कांग्रेस पार्टी ने जब मनरेगा को बचाने के लिए अभियान चलाया तो किस तरीके से प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली हैं, किस तरह से उनको घसीटा गया है, उसको लेकर भी देश में जबरदस्त नाराजगी है। लेकिन बात करते हैं पहले ईरान की। ईरान में पिछले लगभग 2 हफ्ते से प्रदर्शन हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग भी हुआ है, कई जगहों पर वहां इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इस मध्य पूर्व में अमेरिका किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है और उसको लेकर क्या नतीजे निकलने वाले हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ईरान जिस तरह से धमकी दे रहा है अमेरिका को, तो अमेरिका भी सीधे हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। लेकिन जिस तरीके से वेनेजुएला में कार्रवाई की है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो लगता है कि ईरान में भी वो करने से चूकेंगे नहीं अमलेंदु जी। लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे अमेरिका का प्रोटेक्शन है, मदद दी जा रही है, उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। रजा पहलवी जो वहां पर शाह के प्रतिनिधि हैं, वहां पर आखिरी जो शाह थे, राजा थे ईरान के, उनके बेटे हैं, वो अमेरिका में ही रह रहे हैं और उनको वहां से बाकायदा प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये किस तरीके से ईरान की घरेलू राजनीति अमेरिका से प्रभावित हो रही है। लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त धमकी दी है। हाँ बिल्कुल, ईरान ने बहुत ज़बरदस्त धमकी दी है और ईरान की धमकी का असर जो ये हुआ है कि इजराइल में बहुत हलचल मच गई है और घबरा गया है इजराइल बुरी तरीके से। और कल शाम को जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक आपातकाल बैठक बुलाई और आपातकाल बैठक के बाद वहाँ की मिलिट्री को अलर्ट पर कर दिया गया है। जो IDF के चीफ हैं आयल ज़मीर, उन्होंने कहा है कि हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और विस्तारित बैठक जो है कैबिनेट की, वो मंगलवार को बुलाई है बेंजामिन नेतन्याहू ने। कल रविवार था और रविवार को ईरान की संसद जो बैठी और उसमें वहां के जो संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकेर कलिबाफ, उन्होंने संसद में बोलते हुए अमेरिका और इजराइल को बहुत कड़ा संदेश दिया। और कलिबाफ जो हैं, जो ईरान की एलीट पैरामिलिट्री फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसके पूर्व कमांडर भी रह चुके हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कब्जे वाले इलाके इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी जहाज हमारे जायज़ निशाने होंगे। और यह भी साफ किया कि ईरान केवल हमले के बाद जवाब देने तक खुद को सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खतरे के किसी भी ठोस संकेत के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। जो कहा उन्होंने, उसका हिंदी अनुवाद हम बता देते हैं कि आइए हम साफ कर दें, अगर ईरान पर हमला होता है तो कब्जे वाले इलाके इजराइल के साथ साथ सभी अमेरिकी बेस और जहाज हमारे जायज़ निशाने होंगे। हम खुद को कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं मानते हैं और खतरे के किसी भी ठोस संकेत के आधार पर कार्रवाई करेंगे। युद्ध पर जाने का कोई भी फैसला ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई करेंगे। यानी ईरान ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जो है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया है। और कलिबाफ के इस बयान के तुरंत बाद जो है वो इजराइल में इसका असर देखने को मिला। द टाइम्स ऑफ इजराइल जो वहाँ का प्रमुख अखबार है, उसने खबर दी है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम 5 बजे शीर्ष मंत्रियों और सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक बुलाई। इसके बाद मंगलवार को पूरी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक तय की गई है। इजरायली सेना IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल ज़मीर ने भी ईरान में चल रहे हालात और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र स्थिति की समीक्षा की। हालांकि IDF अब तक ईरान के अंदरूनी विरोध को उसका घरेलू मामला मानती रही है, लेकिन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले की खुली धमकी के बाद सेना को ऑपरेशन रेडीनेस मोड में रखा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है और घबराहट जो है वो इजराइल में देखी जा रही है। बिल्कुल ये साफ है, क्योंकि अगर सीधे टकराव होता है, हालांकि ये इसकी आशंकाएं बहुत कम बताई जा रही हैं, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से ट्रंप की धमकियां आ रही हैं और जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को एक तरीके का समर्थन अमेरिका का दिख रहा है और इधर ईरान की धमकी आ रही है, उसको सीधे टकराव की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अब होगा और टकराव होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर इसराइल पर ही पड़ना है, यह बात तय है। अमेरिका पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसराइल पर अमेरिका पर असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि मध्य पूर्व के तमाम इलाकों में अमेरिका के अपने जो डिफेंस बेस हैं वो वहां मौजूद हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से धमकी दे रहे हैं, एक उनका जो बयान आया है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रेड लाइन पार की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी देश में आंतरिक वहां के लोग अपनी सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर अमेरिका को उससे क्या दिक्कत है? क्या वेनेजुएला की तरह से जहां जहां अमेरिका, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे अब क्यूबा को भी धमकी दे रहे हैं और मेक्सिको को धमकी दे रहे हैं, तो क्या इन सारी जगहों पर वहां जो कुछ आंतरिक हलचल हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रही है सरकारों के खिलाफ, उससे अमेरिका का क्या लेना देना है? ये सवाल भी उठ रहा है। बहरहाल, क्या ईरान के मामलों को लेकर क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको भी सुन लेते हैं। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. I mean, some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report. And we're going to make a determination. तो सीधे कह रहे हैं कि रेड लाइन पार की जा रही है। रेड लाइन क्या है और ये रेड लाइन कौन तय करेगा? वहां पर ईरान के लोग हैं, ईरान की जनता है, अपनी सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रही है और उसको अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रेड लाइन पार की जा रही है। लेकिन ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है और ईरान में जो कुछ हो रहा है प्रदर्शन को लेकर दुनिया भर में चिंता है। हालांकि सरकार भी ये कह रही है कि प्रदर्शनकारियों की मांगें जायज हैं, सरकार उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन अगर यहां पर हिंसा की जाएगी, आगजनी की जाएगी तो उसको दबाया जाएगा, उसको रोका जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसी कि कार्रवाई वहां पर लगातार दिखाई पड़ रही है। कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आधिकारिक रूप से 500 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। जमील जाफरी है वहां पर डीबी लाइव के सहयोगी, ईरान से उन्होंने तेहरान से एक रिपोर्ट भेजी है। क्या कुछ वहां हो रहा है? चूंकि बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं जहां पर ये प्रदर्शन कम हो रहा है या जहां स्थितियां उतनी खराब नहीं है, उन जगहों पर इंटरनेट सेवाएं चालू हैं, जारी हैं। उन्होंने पूरा इस समय ईरान का जो कुछ सूरत हाल है, जो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग मीडिया में खबरें भी अलग तरह की आ रही हैं, तो वहाँ पर वो मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर है। क्या कुछ वहाँ हो रहा है, क्या उन्होंने देखा है, वो सुन लेते हैं, देखते हैं वो बता रहे हैं। डीबी न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को नमस्ते, आदाब और सलाम। मैं इस वक्त कुम में हूँ और आज 11 जनवरी है। मैं तमाम व्यूअर्स को ईरान की अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ईरान में तकरीबन 99% ईरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है प्रोटेस्टर्स के नाम पर, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था उसके नाम पर राइटर्स आ गए जो फॉरेन फंडेड थे और वो लोग आके मस्जिदें जला रहे हैं, इमाम बारगाह जला रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स जला रहे हैं, बैंक्स को जला रहे हैं। तो बेसिकली नेचुरल सी बात है, जब कोई इंसान वायलेंस पे उतर जाता है तो वो प्रोटेस्टर नहीं रहता। ईरान की गवर्नमेंट उन्हें टेररिस्ट का नाम दे रही है। तो थर्सडे और फ्राइडे को प्रोटेस्ट हुए काफ़ी, और जिसके अंदर प्रोटेस्टर्स के साथ राइटर्स एंटर हो गए और बहुत सारे ईरान के महलों पर उन्होंने हमला किया। पूरा दिन ईरान में नॉर्मल होता है। रात को 8 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान ये लोग आते हैं, 50-100 की एक टोली होती है, हमला करते हैं, जलाते हैं। कुछ लोग फोटोज और वीडियोस लेते हैं, इंटरनेट पे, न्यूज़ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि तमाम जगह ये लगता है कि ईरान में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल जिंदगी रूटीन चलती है। रात को कुछ खास महल्ले, कुछ खास इलाकों में ये काम किए जाते हैं। जब ईरान की गवर्नमेंट के पास जब राइटर्स आ रहे हैं, हत्ता इन लोगों के अंदर कुछ लोगों के पास वीडियो एविडेंस है जिनके पास गन है और हैवी गन है जिससे वो हमला कर रहे हैं। कई ईरान के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर्स भी मारे गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान की गवर्नमेंट क्या करे। अगर ईरान की गवर्नमेंट ऐसे राइटर्स को डील करती है, स्ट्रिक्टली डील करती है, तो रिजल्ट ये होता है कि वहां के लोगों को लगेगा, दुनिया भर में ये अफवाह फैलाई जाएगी कि भाई ईरान की गवर्नमेंट सख्त है और ईरान की गवर्नमेंट जो है वो जुल्म कर रही है।
तो वहाँ ईरान में क्या कुछ हो रहा है? ईरान में दिन में और रात में अलग अलग तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी बता रहे हैं जमील जाफरी। वहाँ पर डीबी लाइव के सहयोगी हैं ईरान से, उन्होंने कुम शहर में हैं, वहाँ से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी, वो बता रहे थे और अभी कुछ देर पहले ये रिपोर्ट उनकी आई है। और वहाँ दिन में वहाँ जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं वहाँ पे आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उनके समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन रात में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो हिंसक प्रदर्शन है उसमें बाहरी लोग शामिल हैं और उनको सीधे तौर पर धमकी दी गई है। ईरान की सरकार ने कहा है कि ऐसे लोग ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनके साथ वही सलूक होगा जो एक देश के खिलाफ काम करने वालों के साथ सलूक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अमलेंदु जी, लेकिन जितनी जो लोगों की जान गई है तमाम लोगों की, उसको लेकर ईरान ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। हाँ, ईरान ने वहाँ 3 दिन का शोक जो है वो घोषित किया है और जो भारत में दूतावास है ईरान का, उसने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में जो कहा गया है कि हाल के दंगों में सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों ईरानियों की शहादत के बाद ईरानी सरकार ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इधर समीर जी, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों पर एक वीडियो संदेश जारी किया और उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश से आतंकवादियों को ईरान में भेजा गया है जिन्होंने मस्जिदों में आग लगाई, लोगों को जिंदा जलाया और उनकी जान ली। और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस देश का है तो उसे विरोध करने दें, हम उसके विरोध को सुनेंगे और समाधान निकालेंगे, लेकिन निर्दोष लोगों की जान लेना और आगजनी स्वीकार नहीं की जाएगी। और उन्होंने ईरानी परिवारों से अपील की कि वे अपने युवाओं को दंगाइयों और आतंकवादियों से दूर रखें और शांति बनाए रखें। और ये साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि जो रात में प्रदर्शन हो रहे हैं वो बाहर से लोग भेजे गए हैं और विदेशी आतंकवादी जो हैं वो ये सब कर रहे हैं। और रजा पहलवी जो अमेरिका में रह रहे हैं, शाह पहलवी के वंशज जो हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि खामेनेई जो अभी ईरान छोड़कर भाग जाएं और रूस में जाकर जो असद हैं, बशर असद जो सीरिया के पहले शासक थे, उनकी तरीके से वहाँ जाकर शरण ले लें, ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि ये आंदोलनों को और तेज किया जाए। लेकिन दिन में जिस तरीके से खामेनेई के समर्थन में वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे समझा जा रहा है कि रात में कोई क्या शैतानी शक्तियाँ निकल कर आ जाती हैं जो प्रदर्शन करती हैं। और ये साफ तौर पर कहा वहाँ के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कि हमारे सैनिकों की जो है और हमारे पुलिस कर्मियों की जानें ली गई हैं जिस तरीके से, तो ये ईरानी नागरिकों का काम नहीं हो सकता है। उन्होंने एक ट्वीट किया है समीर जी, वो हम अपनी टीम से कहेंगे वो ट्वीट भी दिखाया जा सकता है। और ट्वीट में जो उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर ये अमेरिका पर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची सैयद अब्बास अरागची ने, उन्होंने लिखा कि अमेरिका पर मतलब दोहरे मापदंडों का आरोप लगाया और अमेरिका में एक महिला की आईसी द्वारा हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा क्या यह आज़ादी के लिए विरोध प्रदर्शन लगता है या वही दृश्य जिन्हें अमेरिकी सरकार अपनी सीमाओं के भीतर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान में पुलिस अधिकारियों की जान लेना असल आतंकवादियों द्वारा की जा रही है जिनके पीछे विदेशी खुफिया एजेंसियों का हाथ है और इसके सबूत ईरान के पास मौजूद हैं। ये अब्बास अरागची का साफ तौर पर कहना है। ये उनका ट्वीट हम लोग, जी बिल्कुल, ये ट्वीट है उनका। सैयद अब्बास अरागची विदेश मंत्री है ईरान के और ये बड़ी एक गंभीर बात है कि वहाँ पर दिन में खामेनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और रात में वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। और यही ईरान की सरकार का कहना है कि इस हिंसक प्रदर्शन में विदेशी ताकतों का हाथ है और बहुत से बाहर से लोग भी आए हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिस तरह से आगजनी की जा रही है और हिंसक वारदातें की जा रही हैं। इसको लेकर वहाँ पर जो जमील जाफरी है डीबी लाइव के सहयोगी, एक और उन्होंने एक वीडियो अपना भेजा है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। तो अगर ईरान की गवर्नमेंट इनके साथ सख्ती से डील करेगी तो कहा जाएगा कि भाई ईरान की गवर्नमेंट बहुत सख्त है और डिक्टेटर है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और ईरान की गवर्नमेंट अगर लीनियंट रहेगी तो कहेंगे कि भाई ईरान की गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल निकल गया है। इसके खिलाफ ईरान की गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो ये लिया है कि ईरान की गवर्नमेंट ने फ्राइडे को जो नमाज हुई, प्रेयर्स हुए, उसके बाद 100 से ज्यादा सिटीज में लाखों की तादाद में लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है लेकिन हम ये राइटर्स के साथ नहीं हैं। और प्रो गवर्नमेंट रैलीज निकली लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने टोटली इन्हें ब्लैकआउट कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि ईरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट बंद है 3 दिन से, इसलिए बिकॉज ये जो राइटर्स थे इंटरनेट का मिसयूज कर रहे थे और डेफिनेटली वेस्टर्न
गवर्नमेंट के टूल्स हैं, ये इंटरनेट जो है वो तमाम एप्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो राइट्स को क्रिएट करें। तो डेफिनेटली इस वक्त ईरान में इंटरनेट बंद है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेट ऑन होता है, जहां पर उनको इत्मीनान होता है कि यहां पर राइट्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मैं तमाम व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, ईरान में कुछ नहीं हो रहा है, हमारी जिंदगी नॉर्मल है। मैं आपको कुछ वीडियोस भी कल शेयर करूंगा जहां पर आप नॉर्मल जिंदगी देखेंगे कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, वहां पर देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ खास मोहल्ले में इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि 50-100 लोग आते हैं, पीछे कुछ लोग वीडियो कैमरास के साथ होते हैं, वो शूटिंग करते हैं। ये लोग आके राइट्स करते हैं, मसलन फॉर एग्जाम्पल कुछ टायर्स लाते हैं, उन्हें जला देते हैं, बिल्डिंग पर हमला करते हैं, शॉपिंग सेंटर्स पर हमला करते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करके वेस्टर्न मीडिया में भेजते हैं। खुद इनके पास गन होती है, खुद प्रोटेस्टर्स को मारते हैं ताकि बाद में यह कहा जाए कि ईरान की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को मार दिया। कल ही दो प्रोटेस्टर्स के जो पुलिस थे उनके तश्यीए जनाजा हुआ, इनको दफन करने के लिए ले गए, उनके बॉडी पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे चाकू से मार मार के। ये राइटर्स हैं इस वक्त ईरान में, और अमेरिका और इजराइल ने खुल के कहा है कि हम इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली फॉरेन फंडेड एलिमेंट से ईरान की गवर्नमेंट इन्हें टेररिस्ट कह के पुकार रही है, और ये बिल्कुल इत्मीनान रखें कि इनके साथ सख्ती से डील किया जाएगा। 3 दिन से इंटरनेट बंद है ताकि इनके कम्युनिकेशंस को रोका जाए और कोशिश की जाए कि ईरान के अंदर अमनियत को लौटाया जाए। और ईरान में आपको मैं इतना इत्मीनान दिला देता हूं कि 20 मिलियन ईरान में बसीजी हैं। ईरान की पॉपुलेशन 90 मिलियन की है। कुछ 100 लोग रास्ते पे आके ईरान की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, ये बेवकूफ़ी है, और ये राइट्स करके बता रहे हैं कि इनके पास कोई दम नहीं है। आप इत्मीनान रखें, कुछ ईरान में नहीं होगा, इंशाल्लाह जीत हक की होगी, सत्य में विजयते। इल्तमास है। तो जमील जाफरी वहां से जो बता रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस तरीके से इसको इसका एक तो कवरेज कैसे हो रहा है अमलेंदु जी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में इंटरनेट बंद है, तो उसका एक बड़ा प्रमाण तो ये है कि खुद इनके वीडियो हमारे पास आ रहे हैं जिसको हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग भारत से भी रह रहे हैं ईरान में, दूसरे देशों के भी रह रहे हैं, उनके बीच में उनके भीतर उनके परिजन जो रह रहे हैं अलग अलग देशों में, वहाँ कोई दहशत ना हो, अफरा तफरी ना हो। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि बहुत इत्मीनान से जो लोग हैं, चाहे वो तो बाहर के देशों के हों या ईरान के लोग हों, वो रह रहे हैं। और जो जिस तरीके से राइट्स वहाँ पर हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि क्या कुछ हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अमेरिका और इसराइल सीधे सीधे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहाँ पर ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर, तो निश्चित तौर पर जो विदेशी एलिमेंट्स उसमें हैं उसके वो आरोप तो सही साबित हो रहे हैं। इसीलिए ईरान की सरकार बार बार ये धमकी दे रही है कि ईरान के लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, उनको हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन उनकी शिकायतों के नाम पर अगर बाहर के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, हिंसक वारदात करेंगे, तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ बिल्कुल, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका हमने बता ही दिया, उन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही कि भाई हम अपने लोगों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन विदेशी आतंकवादियों से हम बात नहीं करेंगे, इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और उन्होंने वहाँ के नागरिकों से अपील की कि अपने बच्चों को समझाइए, कोई अगर इनके संपर्क में हुआ, जैसा कि जमील जाफरी साहब जो है वहाँ से बता रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो बंद है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ खुला हुआ है, और जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ हैं, और ऐसे जगहों पर जहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से मतलब विदेशी ताकतों को मदद नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ इंटरनेट खुला हुआ है। हाँ। लेकिन इस इंटरनेट को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। कल इतवार को फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी लौट रहे थे, तो एयरफोर्स 1 जो है उनका जहाज उसमें उन्होंने कहा कि मैं एलन मस्क से बात कर रहा हूं कि ईरान में वो स्टारलिंक भेजें, चूंकि वहां इंटरनेट बंद है जी। तो जब वो स्टारलिंक भेजेंगे, चूंकि स्टारलिंक जो वो सीधे सीधे वहां से गिरा देगा, तो एक दिन में स्टारलिंक वहां भेज देगा। और एलन मस्क से अभी तो उनकी तनातनी चल रही थी, अब वो एलन मस्क से बात करेंगे, चूंकि अभी एलन मस्क ने भी ईरान को लेकर कुछ उल्टा सीधा ट्वीट कर दिया था, उसके बाद फिर उनको वहां जवाब दिया गया था एलन मस्क को। तो अब ये एलन मस्क जो इस मसले पर आकर एकजुट हो गए, चूंकि एलन मस्क भी यहूदी हैं,
तो ये इजराइल को लेकर जो है तो ये एक तरीके से ये ट्रायंगल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधे सीधे निशाने पर इजराइल जो है ये अब ईरान के उस पर, और ईरान ने कह भी दिया है कि हम जब करेंगे हमला तो अमेरिकी जो अड्डे हैं, सैन्य अड्डे, वो और इजराइल ये हमारे निशाने पर होगा। हमारी मिसाइल सक्षम है कि हम इनको निशाना बना सकें। बिल्कुल, इसराइल में दहशत है, इसराइल में इन चीज़ों को। और पिछले दिनों जिस तरह से वहाँ पर जब लड़ाई हुई थी, अमेरिका ने हस्तक्षेप भी किया था, और अमेरिका के जो वहाँ पर डिफेंस बेस हैं उन पर जिस तरीके के ईरान के हमले हुए थे और फिर सारा कुछ मैनेज कर लिया गया, उसको देखते हुए ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि धमकियां चाहे जितनी आ रही हो, आमने सामने शायद अमेरिका और ईरान का टकराव ना हो, लेकिन अगर होता है तो निश्चित तौर पर उसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसराइल को। इस बात को इसराइल भी बेहतर तरीके से समझ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड स्थिति है वो बहुत वहां पर जो बताई अभी डीवी लाइव के साथी ने कि किस तरीके से वहां प्रदर्शनकारी जो वो उनकी जो अपनी कार्यशैली है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खामेनेई के समर्थन में भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां रहने वाले आम लोगों को कोई बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वो चाहे दूसरे देशों के लोग हों और चाहे ईरान के लोग हों। बहरहाल इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं, और अमेरिका की खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो वो एक साम्राज्यवादी नीति अख्तियार किए हुए हैं, वो इस समय पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। यहाँ तक कि वहाँ उनके अपने देश में ट्रंप के खिलाफ बड़ी संख्या में उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मसले को तूल दे रहे हैं और आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और तूल दे रहे हैं, आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, और जिसको ब्लैकआउट किया जा रहा है पश्चिमी मीडिया के द्वारा, इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा उसको ब्लैकआउट किया जा रहा है, जबकि वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इस समय घिरे हुए जो है ट्रंप अपने देश में नजर आ रहे हैं, तो वहाँ चूंकि ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, तो उस नाराजगी से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है वेनेजुएला की तरफ, क्यूबा की तरफ, ईरान की तरफ। इसी तरीके से घिरे हुए हैं वहाँ इजराइल में नेतन्याहू, तो मोर्चा खोला जा रहा है ईरान की तरफ और लेबनान की तरफ। तो यानी अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने देश को युद्ध में झोंक दो, ये नई तरकीब नेतन्याहू से सीख ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये समझा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल, या ये सारी चीजें चल रही हैं, और किस तरीके से अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है ईरान के घरेलू मसले पर, यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो ईरान की सरकार के खिलाफ ईरान की जनता के प्रदर्शन है, लेकिन इस प्रदर्शन में बाहरी तत्वों का, विदेशी तत्वों का, खासतौर पर अमेरिका और इसराइल का जो दखल है उसको लेकर ईरान सख्त है और ईरान चेतावनी बार बार दे रहा है। और इधर अब एक खबर की बात करें, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है, नोटिस जारी किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन को लेकर। क्या कुछ है अमलेंदु जी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में असल में एक PIL जो थी वो दायर की गई, और उस याचिका में मुख्य चुनायुक्त और अन्य चुनायुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें कार्यकाल विधेयक 2023 इसके एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। और याचिका में आरोप ये लगाया गया है कि इस प्रावधान ने मुख्य चुनायुक्त और चुनायुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी काम के लिए सिविल और आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर की अभूतपूर्व छूट दी है। याचिकाकर्ता के वकील जो उनका कहना है कि यह विधेयक चुनायुक्त और मुख्य चुनाव आयोग को जीवन भर की ऐसी अभूतपूर्व छूट नहीं दे सकता जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी है। तो जो CJI है जस्टिस सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच जो है उसने कहा कि हम इसकी जाँच करना चाहेंगे और हम इसको नोटिस जारी कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस पर नोटिस इशू कर दिया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है, चूंकि नियुक्ति को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और उस पर यह याचिका दायर की गई है, तो उसमें नोटिस जारी किया गया है। और खैर ये नोटिस उनकी नियुक्ति जरूर एक सवालों के घेरे में रही कि किस तरह से नियम बदल दिया गया, लेकिन इस नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कुछ कर रहे हैं वो और भी ज्यादा सवालों के घेरे में है। खासकर SIR की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिन राज्यों में 12 राज्यों में अभी हाल ही में हुआ है, बिहार में तो खैर हो ही चुका, वहाँ तो चुनाव भी हो गए, लेकिन 12 उसके अलावा जो 12 राज्यों में हुआ वहाँ बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्य हो। और कई बड़े लोग यहाँ उनको SIR में मतदाता सूची से जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है वहाँ उससे वो बाहर हो गए हैं। क्यों बाहर कर दिए गए हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही थी कि वहाँ एक ही पते पर कई लोगों के नाम
दर्ज कर दिए गए हैं। किसी एक जगह की खबर थी, अब लेंदु जी शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि कोई शर्मा जी थे, उनके यहाँ कोई शबनम नाम का है, कोई खालिद नाम का है, इस तरह के अलग अलग नामों के, यानी ऐसे लोगों के नाम दर्ज हुए हैं। लेकिन कई बड़े लोगों के, बड़े पदों पर रहने वाले लोगों के नाम भी कटे हुए हैं और उनसे सबूत मांगा जा रहा है कि आप अपने होने का, देश के नागरिक होने का सबूत दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप देश के नागरिक होने का सबूत दीजिए। और सबूत किन किन से मांगे जा रहे हैं समीर जी? जो सन 1971 की जो भारत और पाकिस्तान की जंग थी उसके हीरो हैं, उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। एडमिरल अरुण प्रकाश 1971 की जंग के हीरो हैं और भारत की नौसेना के चीफ रह चुके हैं। 82 वर्ष के हैं। उनको और उनकी पत्नी 78 वर्ष की, दोनों को नोटिस इशू कर दिया गया और उनको और उनकी पत्नी को अलग अलग जगह पे सफाई के लिए बुलाया गया और घर से 8 किलोमीटर दूर। उन्होंने एक ट्वीट किया, एडमिरल उन्होंने अरुण प्रकाश ने, और एडमिरल अरुण प्रकाश ने लिखा कि मैंने और मेरी पत्नी ने कभी भी जो है वो कोई प्रिविलेज जो था वो इस पर नहीं मांगा था। ये उनका कहना है और इसको लेकर जो है उन्होंने अपनी मतलब आपत्ति दर्ज कराई और ये बताया कि किस तरीके से उनको नोटिस इशू कर दिए गए और उनसे कहा गया कि भाई, ये लिखा उन्होंने कि मुझे 20 साल पहले रिटायरमेंट से के बाद से ये कि जो मुझे 20 साल पहले रिटायरमेंट के बाद से ना तो किसी खास सुविधा की ज़रूरत पड़ी है और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई मांग की है। मैंने और मेरी पत्नी ने ज़रूरत के हिसाब से SIR फॉर्म भरे थे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गोवा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 में अपना नाम देखकर हमें खुशी हुई। हालांकि हम चुनाव आयोग के नोटिस का पालन करेंगे। मैं चुनाव आयोग से ये कहना चाहता हूं कि अगर SIR फॉर्म से जरूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो उन्हें रिवाइज किया जाना चाहिए। नंबर 2, BLO हमारे पास 3 बार आए और वे हमसे और जानकारी मांग सकते थे। नंबर 3, हम 82 साल के और 78 साल के बुजुर्ग पति पत्नी हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। तो यानी उनका कहना है कि ये इस तरह की स्थितियों को रोका जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लेंदु जी देखा था हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में कैसे 80 साल 90 साल के बुजुर्ग लाइन लगाए हुए और एक तो जो थे वो स्ट्रोक उनको आ चुका था, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचे और लौटते पर गिर गए, उसमें उनकी जान चली गई और उसको तृणमूल कांग्रेस ने वो वीडियो जारी किया था खबर को लेते हुए। इसी तरीके से एक महिला जो थी, वो बुजुर्ग महिला जो है वो स्ट्रोक पीड़ित हैं और वो उसी हालत में पहुंची वहाँ अपनी सुनवाई के लिए। तो इस तरीके के काम किए गए और जबकि वहाँ खुद माना चुनाव आयोग ने कि उसका जो डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उसकी गड़बड़ी की वजह से लोगों को नोटिस इशू हो गए और आगे नोटिस इशू नहीं होंगे। तो जब आगे नोटिस इशू नहीं होंगे तो पुराने नोटिस आपने वापस क्यों नहीं लिए और पहले से इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्योंकि वहां BLO के हाथ में है ही नहीं। BLO को मालूम ही नहीं पड़ता, ERO को मालूम ही नहीं पड़ता, DRO को मालूम ही नहीं पड़ता और जैसे ही लॉगिन होता है वैसे ही मालूम पड़ता है चुनाव की तरफ से सीधा नोटिस इशू हो गया। तो ये और जो संविधान कहता है वो चुनाव आयोग जो है वो किसी को नोटिस इशू नहीं कर सकता, उसको शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन ये किया जा रहा है तो इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ। और ये एडमिरल अरुण प्रकाश ने आगे भी लिखा है, उन्होंने कुछ मीडिया से बात भी की है और बताया उन्होंने कि मुझे और मेरी पत्नी को चुनाव अधिकारियों के सामने 2 अलग अलग तारीखों पर पेश होने के लिए कहा गया है और हम उनके अनुरोध का पालन करेंगे। नोटिस की भाषा काफी जटिल और समझने में मुश्किल है। अब ये उनको ये मुश्किल लग रही है तो बाकी आम लोगों को ये भाषा कैसे समझ में आएगी? और आपके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि नोटिस में कहा गया था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित गणना फॉर्म प्राप्त हो गया है। जांच के बाद ये देखा गया है कि आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है जो आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले SIR के दौरान तैयार किए गए चुनावी रोल में रजिस्टर वोटर के रूप में स्थापित कर सके। तो ये उन्होंने और सारी बातें बताई हैं। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी तो कांग्रेस के नेता है गुरदीप सप्पल, उन्होंने भी कहा था कि हमारा नाम पूरे परिवार का, कई रिश्तेदारों का गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, उनका गायब हो गया। उसके बाद फिर वहाँ UP CEO जो है उन्होंने कहा कि आपने चूंकि आप शिफ्ट हो गए हैं तो इसलिए आपका नाम हट गया। अरे भाई, शिफ्ट हो गए तो नाम कैसे हट जाएगा? आप उसको शिफ्ट कीजिए। आपका फॉर्म है ना फॉर्म 7, तो फॉर्म 7 भरिए। तो आपने फॉर्म 7 नहीं भरा, आपने उसको जो था वो शिफ्ट लेके और आपने नाम काट दिया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। तो ये SIR की प्रक्रिया पूरी जो है वो सवालों के घेरे में बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में तो बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है क्योंकि और ज़रूरी काम है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट और मसलों पर भी विचार कर रहा है। इस पर जब फुर्सत में होगा सुप्रीम कोर्ट तब आएगा, चूंकि 5 करोड़ मुकदमे जो है पहले ही देश के सामने पेंडिंग पड़े हुए समीर जी। तो इतना जरूरी मसला तो नहीं है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो।
5 करोड़ लोगों की या 10 करोड़ लोगों की नागरिकता जाती है, चली जाए। जरूरी होता तो बिहार चुनाव से पहले ही इस पर सुनवाई हो जाती, फैसला हो जाता। तो इसलिए हालांकि बहुत सख्त लहजे में कहा था कि अगर एक भी गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी और आगे भी और जारी लागू होगी। हाँ, कहा था, लेकिन जिस दिन जो था वो समीर जी, वो जूता फेंकने वाली घटना हुई उस समय के सीजीआई जस्टिस गवई के ऊपर, उसके बाद से पूरी जुडिशरी के सुर बदल गए एकदम से। जो जुडिशरी कह रही थी कि बहुत सख्त है और एक भी गलती हुई उसको कर देंगे, अब उनके सामने जिंदा लोग भी ले आके खड़े कर दिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमें तो कोई मिला ही नहीं कि जो जिसने कहा हो कि मेरा नाम कट गया। तो ये भी अब कहा जाने लगा है। तो वो एक जूता, क्या उसका इतना खौफ हो गया, अभी समझ में नहीं आता क्या है, मतलब हम नहीं समझ सकते क्या है। हो सकता है अदालत की समक्ष कुछ और मामले हों, वो उसको इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती हो सकता है कि अभी जो तर्क दिए जा रहे हैं वो अदालत की समझ में नहीं आ रहे हों कि तर्क जो है वाजिब है कि नहीं है, जायज़ है कि नहीं है, वो अपनी जगह अलग बात हो सकती है। लेकिन ये जो टिप्पणियाँ आती हैं, उन टिप्पणियों से क्या अंदाज़ा लगाया जाए, इसके आधार पर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, इन टिप्पणियों के आधार पर ये समझ में आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये सुनवाई कब पूरी होगी। और इस बीच चुनाव आयोग उसको जो कुछ करना है वो करता चला जा रहा है। बहरहाल बहुत सारे उदाहरण इस तरह के आ रहे हैं, आगे भी अभी आते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके की इस प्रक्रिया में पूरा घालमेल है, करीब 3 करोड़ वोटर बाहर कर दिए गए हैं, वो लगता है कि उसको सुधारने में महीनों लग जाएंगे। पर चुनाव आयोग अपने तय सीमा के भीतर ही सब कुछ करने को अगर बेचैन है, वो करने की तैयारी कर रहा है, तो कैसे करेगा, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई होगी तो इन सारे सवालों पर किस तरीके से विचार करता है, ये देखना भी होगा। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार तमाम मसलों पर घिरी हुई है। सरकार चाहे बहुत सारे मसलों पर, और इधर मनरेगा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चला रखा है मनरेगा को ख़त्म करने का, मनरेगा में से गांधी जी का नाम हटाने का, उसके उन प्रदर्शनकारियों से सरकारें निपट कैसे रही हैं, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। कल वाराणसी में जो तस्वीरें आई, जो विजुअल्स आए, वहाँ पर एनएसयूआई के एक नेता को बुरी तरीके से पुलिस वालों ने पीटा और बाकायदा वो विजुअल तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। अमलेदू जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, और बिल्कुल जो मतलब बहुत विभत्स वो तस्वीरें हैं उनको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं समीर जी, चूँकि वो कुछ नॉर्म्स होते हैं पत्रकारिता के भी और यूट्यूब के भी अपने कुछ नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से वो हम लोग दिखा नहीं सकते। लेकिन बहुत ख़तरनाक जो है वो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं वाराणसी में, खासतौर से जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, उनको जिस तरीके से व्यवहार किया है पुलिस ने, वो बहुत ही खतरनाक संकेत जो है ये साफ तौर पर समझा जा सकते हैं। और ये लग रहा है कि जैसे शायद जो है अब इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही आ चुकी है, ये समझा जा सकता है उन विजुअल्स को देखकर समीर जी। बिल्कुल, और वहां पर उस वो प्रतिक्रियाएं भी आ रही, लेकिन जो विजुअल्स हैं, कैसे वरुण चौधरी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, उनको धक्का मारा जाता है, गिरा दिया जाता है, गिरने के बाद भी उन पर हमले होते हैं, कई सारे पुलिस वाले घेर कर, और वो चुपचाप उस सड़क पर चल रहे होते हैं। उस पर बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से, तमाम मसलों पर सरकार भले गिरी हो, यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीकर वहाँ पर दर्जनों लोगों की जान चली गई हो, सैकड़ों लोग बीमार हुए हों, उन सब से बेखौफ और बिल्कुल जैसे लग रहा है कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में थे, वहाँ पर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर में डमरू बजाया और पूरा प्रदर्शन किया। डमरू बजाते हुए उनका एक शोभा यात्रा निकली और उसके तस्वीरें भी वायरल हुई। और आज सुबह सुबह जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बाकायदा पतंग उड़ाते हुए तस्वीरें आ रही है। एक बार देखते हैं किस तरीके से वहाँ रिवर फ्रंट पर उन्होंने पतंगबाजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने पतंगबाजी में अपना कौशल बाकायदा दिखाया भी, मर्स को भी और लोगों को भी। इसको हम फुल स्क्रीन पर देखें और पता लगेगा कि प्रधानमंत्री कितने कुशल हैं पतंगबाजी में। तो ये तस्वीरें हैं, अमलेंदु जी पतंग उड़ा रहे हैं, एक पतंग में हनुमान जी भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर आस्था भी किसी की आस्था पर भी चोट नहीं लगती है। लेकिन ये लग रहा है कि देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, प्रधानमंत्री उन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र हैं। निश्चित हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री बेफिक्र हैं। और 12 साल होने को आए, समझिए पतंग तो ही उड़ रही है, सारी बातें पतंगबाजी की हो रही हैं।
अर्थव्यवस्था पतंग पे है, डोर कट गई तो कट गई। और बचपन में लोग पतंग लूटा करते थे, अब पता नहीं डोर कटी है कि नहीं कटी है। मांझा जो था वो लूटा जाता था, अब पता नहीं, अब तो चाइनीज मांझा भी आ गया, पता नहीं है मांझा इन्होंने कौन सा, हाँ तो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, पता नहीं, इनको बताना चाहिए मांझा इसमें कौन सा है, चाइनीज मांझा है कि कौन सा है, क्योंकि चीन से आजकल दोस्ती भी बढ़ गई है, तो चीनी मांझा तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो कई जगह प्रतिबंधित भी है, जिससे पक्षियों की गर्दन कट जाती है, तो ये उसको लेकर है। लेकिन बहरहाल पतंगबाज हैं तो पतंग उड़ा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था को भी पतंगबाजी तरीके से ही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का मामला है, लेकिन कल जिस तरीके से समीर जी वरुण चौधरी जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उनके साथ वाराणसी में जो बर्ताव हुआ, उसको लेकर कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया था, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं उसमें क्या और वो वीडियो भी कांग्रेस पार्टी ने टैग किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा है उसको हम जरूर दिखा सकते हैं। लिखा है कि नरेंद्र मोदी की कायर सरकार मनरेगा के बचाव में उठी हर आवाज को लाठी के जोर पर रौंदना चाहती है। आज जब एनएसयूआई के छात्रों ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सरकार की मनमानी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो डरी सहमी सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करा दिया। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी जी को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन यह क्रूर सरकार, याद रखें, हमारी लड़ाई मजदूरों के अधिकारों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, एक बेहतर कल के लिए है। चाहे कितना भी जोर लगा लो, न हमारे कदम रुकेंगे, न हमारी आवाज थमेगी। मनरेगा को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, कई उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत ही खतरनाक वो विजुअल्स हैं। वो एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कैसे पुलिस के लोग इस तरह कर सकते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन पुलिस वाले बाकायदा कर रहे हैं और इस अंदाज में कर रहे हैं जैसे उनको कोई खौफ नहीं है। तस्वीरों में आने का विजुअल्स, उनके वीडियो बन रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसमें देखा जा सकता है समीर जी की एसएसपी और डीआईजी स्तर के अधिकारी जो हैं वो खुद मतलब सिपाही की तरीके से डंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था को बीजेपी सरकारों ने कहाँ लाके पटक दिया है कि अब एसएसपी स्तर के और डीआईजी स्तर के अधिकारी जो हैं वो खुद डंडा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और ये आंदोलन जो था वो मनरेगा को लेकर जो चल रहा है उसके संबंध में था। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज बेंगलुरु में हैं, कर्नाटक में हैं, और वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनरेगा काम के अधिकार को पक्का करने के लिए शुरू किया गया था। मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया कानून गरीबों का पेट भरने के लिए था। वे एक ऐसूर लेते हैं बाइट अभी नहीं आई है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है। तो ये वे एक ऐसे कानून को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीबों की मदद करता है। वे पंचायत स्तर पर किए जा रहे कामों में रुकावट डालने की योजना बना रहे हैं। 60-40 का फार्मूला लागू करके वे राज्यों पर 30% का अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। उनका इरादा गरीबों को मिलने वाली चीज़ों को रोकना है। वे धीरे धीरे सभी योजनाओं को एक एक करके हटाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गरीबों को मिलने वाले फायदे बंद कर देने चाहिए। वे जो भी सफाई दे रहे हैं वह सही नहीं है। लोग इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मनरेगा को खत्म कर देना चाहिए। उनके साथ ऑडिट एजेंसियां हैं, उन्हें ऑडिट करने दें। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के जरिए संपत्तियां बनाई गई हैं। अगर वे इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी गरीब विरोधी है। गरीबों की मदद करने के बजाय मोदी कारपोरेट की मदद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वे मनरेगा के लिए फंड में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। यह लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी, हम इसे यहीं नहीं छोड़ेंगे। जी, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ये बयान दिया है मनरेगा को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने 8 जनवरी से इसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की तैयारी की है और ये पूरा कार्यक्रम चलेगा 25 फरवरी तक। उसी के तहत किस तरह से वाराणसी में कल एनएसयूआई के तमाम छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर उनको रोका गया, दबाया गया और वरुण चौधरी जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं उनको बाकायदा वहां पर मारा पीटा गया। उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उसको लेकर सरकार पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को क्या इस तरीके से रोका जाता है। लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अमलेंदु जी नहीं दिखाई पड़ रही है। शायद सरकार को नहीं कोई फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को इन सब चीज़ें क्या फर्क पड़ता है। और सरकार तो बता ही चुकी है कि वो कानून खत्म कर चुकी है। अब ये कांग्रेस का मसला है। कांग्रेस ने कहा है कि भाई ये जिस तरीके से 3 कृषि कानून वापस हुए उसी तरीके से वापस होगा। तो 3 कृषि कानून जो थे वो काफ़ी संघर्ष के बाद वापस हुए, तो उसके लिए वो
होगा तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि उसी तरीके से फिर संघर्ष भी होगा, तभी ये हो सकता है। कल देश भर में प्रदर्शन हुए हैं इसको लेकर समीर जी, और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, छत्तीसगढ़, सब जगह जो है इसको मनरेगा को लेकर कल पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। तो ये अब एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने घोषणा की हुई है एक बड़े आंदोलन की, वो आंदोलन चल रहा है। अब इसका क्या नतीजे निकलते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए अमलेंदु जी, तो वो भी काफी गर्म दिखाई पड़ रही है। और वहां अब जैसे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए, अब पवार परिवार भी एक साथ लगभग आ चुका है। उसको लेकर बेचैनी वहां महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है, महायुति, उसमें बढ़ रही है। और इधर अजीत पवार सीधे सीधे न केवल एनसीपी के नेताओं के साथ, सुप्रिया सुले के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, बल्कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं अजीत पवार ने, और राहुल गांधी की उन्होंने जमकर तारीफ की है। उनकी कोशिश चालू है, लेकिन उनका लक खराब दिखाई देता है। अभी उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो सक्सेस मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश के जनता के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं और मेरे हाथ में नहीं, इसके भी हाथ में नहीं। वो देश की जनता तय करेगी। डेमोक्रेसी में हमेशा देश की जनता तय करती है किसके हाथ में कमांड दे, किसके हाथ में नहीं दे। ये वहाँ पर बाकायदा ये पूरी खबरें चल रही हैं कि एक बार फिर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ जाएंगे, यानी दोनों पार्टियां जो अलग हुई थी फिर उनका विलय हो जाएगा। और अब तो राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरह से बयान दे रहे हैं अमलेंदु जी, तो ये देवेंद्र फडणवीस से लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ी हैरानी वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बातचीत होगी और ये काफ़ी ज़्यादा होगा जो वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पुणे में जो है, वहाँ तो दोनों एनसीपी जो है एकजुट होकर लड़ रही हैं, और वहाँ ज्वाइंट मैनिफेस्टो जारी किया गया है। ज्वाइंट मैनिफेस्टो ये जारी किया गया है। और अजीत पवार ये कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कौन हो सकती है, ये तक कहते हुए सुना ही रहे। तो कि मतलब मेरे ऊपर लगा दिए थे और अब मैं सरकार चला रहा हूँ। हाँ, तो ये कह रहे हैं। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ चीज़ें बदल रही हैं। तो अब बीएमसी के चुनाव के बाद और इनके जो पंचायतों के चुनाव हैं, नगर निगमों के, इसके बाद देखते हैं वहाँ क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं कि देश की राजनीति भी काफ़ी कुछ करवट लेती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार की सांसद हैं, उन्होंने कई मसलों पर बातचीत की है समीर जी। उसमें ये मसले भी शामिल हैं, कानून व्यवस्था का मसला भी शामिल है, और दोनों एक साथ हैं ये मसला भी शामिल है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं सुप्रिया सुले को क्या कह रही हैं। एक इलेक्शन का माहौल है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, चलता है इसे। मुख्यमंत्री ने कहा अगर जीत कर रही है आने वाले तो घोषणा करने में क्या जाती है, जो मेट्रो है वो केंद्र और राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। अजित पवार अपराध के खिलाफ बात करते हैं और उन्हें अपराधियों की टिकट देते हैं, ऐसा कल मुख्यमंत्री ने कहा। नहीं, मेरे बड़ी विनम्रता से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना है कि मैंने उनको 10 बार खत भी लिखे हैं कि पुणे में क्राइम बढ़ रहा है, तो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस राज्य के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया उसके बारे में। राज ठाकरे ने कल कहा यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए हिंदी आपकी भाषा नहीं है, मुझे इस भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अब अगर इसको थोपने जाओगे तो आपको सबक सिखाऊंगा और लात भी मारूंगा। ऐसा मैंने तो पूरा भाषण सुना। हाँ, इसमें कल यही कहा है। नहीं, मैंने खुद पूरा भाषण सुना है, मैंने खुद पूरा भाषण सुना है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैंने खुद पूरा भाषण मैंने सुना है। पीएम मोदी ने कल 11 कल कहा। ठीक है ना, अभी देखिए एक लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। डेटा है ना, डेटा तो दिख रहा है देश में। कहीं क्या दोनों परिवार के बीच अब मनमुटाव हुआ है, अब सब कुछ खत्म हुआ है, दोनों परिवार एक साथ आए, क्या बताएं? परिवार में कभी भी अंतर नहीं था, कल नहीं था, आज है, कल भी नहीं होगा। ये परिवार का सवाल ही नहीं है, ये पार्टी घर की चौखट के अंदर फैमिली और चौखट के बाहर हम सब सेवक है यहाँ, और हम लोगों की सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि लोकल बॉडी में जिस तरह आप एक साथ आए उसी तरह परिवार में भी एक साथ और आगे भी एक साथ। परिवार भैया पहले से हम परिवार और पार्टी में कभी भी गलत नहीं करते हम। एक राज ठाकरे ने कल कहा, कल परसों तमिलनाडु से कोई एक रसमलाई आई थी, वो बोलता है कि मुंबई और महाराष्ट्र क्या संबंध है, तेरा संबंध क्या है यहाँ आने का। इन्हीं के लिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। बहुत दुख की बात है कि जो मंत्री जी आए थे और जिस तरह से
वो महाराष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचा के गए। ये बहुत दुख की बात हम सबके लिए। कल मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अजीत पवार सिर्फ बोलते हैं और मेरा काम बोलता है। देखिए, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में लोग तो कहेंगे, हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम काम करके दिखाया है पहले भी और आगे भी दिखाएंगे। और देखा जाए तो ताई दोनों भी राज्य सरकार ने एक साथ और इस तरह की टीका हुई थी, क्या बताएंगे इस बारे में? ये राज्य में सब जगह दिख रहा है ना, ये तो पहली बार नहीं है। यहाँ तो राज्य में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी एमआईएम के भी साथ गई और बीजेपी कांग्रेस के भी साथ गई। तो ये एक बहुत सारे मसलों पर, और सीधे कह रही हैं कि परिवार के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन ये ज़रूर संकेत अब मिल रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां जो अलग हो गई थी अब वो एक साथ आ रही हैं, और निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए वहाँ बेचैनी बढ़ाने वाला है, क्योंकि एक दूसरा घटक दल जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के पार्टी के और डिप्टी सीएम हैं, उनके भी संबंध वहाँ पर सरकार के साथ बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कई बार आमने सामने नाराजगी आ जाती है। तो ये निकाय चुनाव के बाद क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की राजनीति पर, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि वहाँ की क्या होती है। और समीर जी, अगर निकाय के चुनावे जो हैं वो जो होते हैं, मतलब उसके परिणाम जब आएंगे तो उसमें क्या नतीजे आएंगे, एनसीपी का क्या होता है, एनसीपी शरद पवार का क्या होता है, और इससे ज़्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का क्या होता है, इससे काफ़ी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति आगे चलकर तय होगी। चूंकि वहाँ तो कहा जा रहा है कि अब अकेले बीजेपी सरकार चलाने की स्थिति में है, तो अब वहाँ चलाने की स्थिति में है, वो तो ठीक है चलाने की स्थिति में, लेकिन ये पलटा जो खाएगा तो एकनाथ शिंदे भी क्या पलटी मारेंगे, अजीत पवार भी क्या पलटी मारेंगे, ये बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। तो हमको 15 जनवरी तक का इंतजार करना चाहिए कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनमें वहाँ क्या होता है। बिल्कुल, वहाँ पर क्या होता है, और निकाय चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वहाँ महायुति गठबंधन के भीतर जबरदस्त तरीके से टूट फूट है और एक तरह से अलग अलग ही सब चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं। और एनसीपी तो अजीत पवार सीधे सीधे एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उधर जिस तरह से कल प्रदर्शन हुए एनएसयूआई के छात्रों पर, जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा पीटा गया, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने प्रतिक्रिया जताई है, नाराजगी जताई है, और क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं। वापस दो मनरेगा कानून, वापस दो। नहीं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जो आज ये हमारे कार्यकर्ता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं। ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने, आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बैठा है। और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों का हक अधिकार मारना चाहते हैं, वो कांग्रेस होने नहीं देगी। इसके लिए हम लोग सड़क पर निश्चित तौर से हमारे पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता बैठे हैं। तो आज जिस तरह से कल प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया, उस पर उपवास, उसको लेकर और मनरेगा खत्म करने के विरोध में उसको लेकर तो आंदोलन हो ही रहा है, तो वहाँ गांधी प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे हैं अजय राय, उनके साथ तमाम कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन ये बहुत जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर वो बहुत सारे सवाल उठा रही हैं कि कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारा पीटा गया, और बहुत ही एक ब्रूटल तरीके से। हाँ बिल्कुल, बहुत ब्रूटल तरीके से मारा पीटा गया, और पुलिस की जो है क्रूरता जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है किस तरीके से वहाँ किया जा रहा है। इधर समीर जी, देश को जो है फिर से एक सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, उसके जवाब में राम भद्राचार्य ने एक जवाब दिया, उसका जवाब जो था फिर वो हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से आया। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि 1000 पहले जो था वो जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए अब युवा तैयार हो जाएं। ये सारी चीज़ें आई हैं, तो देश को एक तरीके से फिर से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिशें हो रही हैं। कल कोलकाता में एक डिबेट थी, कलकत्ता क्लब में द डिबेट 2026, और उसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा थी, और महुआ मोइत्रा ने कहा कि हिंदुत्व का पालन करना और हिंदू धर्म
ये किस तरीके से जरूरत है और हिंदू धर्म को हिंदुत्व से खुद को बचाने की जरूरत है। यानी हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म के लिए खतरा बन गया है। और ये बड़ी मार्के की बात जो है महुआ मोइत्रा ने कही, ये अंग्रेजी में है लेकिन हम लोग सुन सकते हैं, समझ में आने वाली बात है और थोड़ा सा उसका अनुवाद भी हम लोग बता देंगे। जी बिल्कुल, क्या कहा महुआ मोइत्रा ने और क्या कुछ हो रहा है हिंदुत्व के नाम पर और कैसे एक सांप्रदायिक राजनीति को और ज्यादा उसमें सांप्रदायिकता की ओर ले जाया जा रहा है, ले जाने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर उन्होंने बात की है। सुनते हैं। नहीं चले Real Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way, and Hinduism believes as a religion and a spiritual platform that there is room for a lot of others along the way. So, for instance, while there's some Hindu practices, 1 minute, where Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims, a Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So a Hindu doesn't need to bother about the fact that there are lots of things that we do, including imagining Ma Kali in a form and referring to Krishna as the love of my life. There's nothing wrong with it. It's not blasphemy. But for a Hindutva, that is blasphemy. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to व्याख्या वो करेंगी। तो ये यहाँ पर कह रही है महुआ मोइत्रा कि हिंदुत्व का मानना है कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर मेरा ही रास्ता सही है और हिंदू धर्म एक धर्म और आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म के तौर पर मानता है कि रास्ते में बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी जगह है। हिंदू धर्म का पालन करने वाला हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्यार की कल्पना कर सकता है, लेकिन हिंदुत्व का पालन करने वाला कहेगा नहीं, ये लव जिहाद है। मांस खाने वाला बंगाली हिंदू मां काली को बांस चढ़ाएगा, लेकिन हिंदुत्व का पालन करने वाला कहेगा कि ये ठीक नहीं है। तो यहां मुख्य सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म को हिंदुत्व से खुद को बचाने की जरूरत है। मैं कहूंगी कि हिंदू धर्म को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह समझना है कि हिंदुत्व इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म था। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ चाहे वो कुछ गैर राजनीतिक लोग लेकिन और राजनीतिक तरीके से हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म को लेकर बयान देते हैं और फिर उन पर राजनीति होती है, उस पर राजनीतिक दलों के लोग बयान देते हैं, जिम्मेदार लोग देते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को ये बढ़ावा देने वाला मामला होता है और इसको लेकर चीज़ें चलती रहती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बीच जो ज़रूरी मसले होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं, वो दबकर रह जाते हैं। वो तमाम मसले जो हैं वो दबकर रह जाते हैं और असली मसलों पर बातचीत होती ही नहीं है। अब रोजी रोटी रोजगार की बात नहीं होगी, ट्रंप क्या कर रहा है उस पर बात नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ आ रही है उस पर बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? साहब, हिंदू धर्म खतरे में है कि इस्लाम खतरे में है? अरे भाई, कोई धर्म खतरे में हो या ना हो, लेकिन इंसानियत खतरे में है और नागरिक देश का खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये चीज़ तो साफ समझ में आ रही है, लेकिन इन पर चर्चा ना हो तो बताया जा रहा है कि धर्म खतरे में है। सबके धर्म खतरे में आ गए हैं। जब से मोदी जी आए हैं पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई, ये सब सारे धर्म खतरे में आ गए। तो क्या मोदी जी सारे धर्मों के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गए? यही समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। अब इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी कुछ कहा है, सुन लेते हैं। हिंदू धर्म प्रेम का धर्म है, सौहार्द का धर्म है, हिंदू धर्म शांति का धर्म है। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान बिना शांति पाठ के पूरा ही नहीं होता। और हिंदू धर्म में तो हम एनिमेट और इनएनिमेट, जीवित